देखिए, सेल ऑफ एन एसेट यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, वो एसेट जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज करी गई थी उसकी अब हम सेल कर रहे हैं। अब यहां पर दो सिनेरियो हो सकते हैं। वो एसेट जो आप साइंटिफिक रिसर्च में यूज करी थी, आपने उसको सेल कर दिया विदाउट हैविंग बीन यूज फॉर अदर पर्पस, किसी और पर्पस के बिना यूज करे हुए, और या फिर आपने उसको किसी और बिजनेस में भी यूज कर लिया, सोल्ड आफ्टर हैविंग बीन यूज फॉर बिजनेस। भाई दो केस हो सकते हैं। जो साइंटिफिक रिसर्च में जिस एसेट की आपने डिडक्शन क्लेम करी है, उस एसेट को आपने कहीं और भी यूज कर लिया। एक तो ये केस हो गया, और एक कहता है कि आपने उस एसेट को कहीं और यूज नहीं करा, आपने उसको सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए रखा था और आपने अब उसको वहीं से सेल कर दिया, आपने उसको कहीं और यूज नहीं करा। तो अब हम जो पहला वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, कहते हैं कि सोल्ड विदाउट हैविंग बीन यूज फॉर अदर पर्पस, हमने उसको कहीं और यूज नहीं करा, सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए रखा था, डिडक्शन क्लेम करी थी, और अब हमने उसको वहीं से उठाकर बेच दिया। तो सेक्शन 41(3) में इसमें क्या बात बोलता है, कहता है कि ऐसे केस में जब इसको आप बेचोगे तो उसकी जो भी नेट एसेट वैल्यू, अब देखिए ये जो पॉइंट है ना, इसका मैं अभी एग्जांपल करके समझेंगे, पहले समझ लो यहां पर क्या थ्योरेटिकल पार्ट समझो फिर एग्जांपल समझो। कहते हैं कि जब इसको बेचोगे तो उसकी जो भी नेट एसेट वैल्यू होगी, जब इसको बेचोगे तो उसकी जो भी नेट एसेट वैल्यू होगी, एक तो वो ले लेना, ठीक बात है, जितने में आपने उसको बेचा वो ले लेना, और उसकी जो भी कॉस्ट ऑफ एसेट होगी, कॉस्ट ऑफ एसेट कौन सी होगी, जिसे आपने अंडर सेक्शन 35(1)(4) रीड विद सेक्शन 35(2) में एज अ डिडक्शन क्लेम करा है, वो कॉस्ट होगी, उसी को तो आपने क्लेम करा, एक वो ले लेना, विच वॉज अर्लियर अलाउड एज डिडक्शन द सेक्शन 35। ठीक है, 35 में क्लेम करा है, पूरा लिख लूं 35(1)(4), मैंने लिखा नहीं है। तो ये दो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, नेट एसेट वैल्यू, सॉरी नेट सेल वैल्यू, एक ये वैल्यू आ गई, और एक वैल्यू होगी कॉस्ट ऑफ एसेट, जिसे आपने क्लेम करा है। इन दोनों में से जो भी लेस होगा, इन दोनों में से जो भी लेस होगा वो होगा शैल बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच एसेट वाज सोल्ड। अभी इतनी बात रखो, आगे का नहीं पढ़ना है, अभी इतनी बात रखो, आगे का हमें नहीं पढ़ना है। मुझे बड़ा सिंपल से देखो, आगे बहुत सारी बातें भी, आगे कुछ नहीं पढ़ना, अब इतनी सी मैं बात समझनी है अभी, कि अगर मैंने एसेट को बेच दिया है कहां, बिना कहीं किसी और जगह यूज करे हुए, तो उसकी जो सेल वैल्यू है और उसकी जो कॉस्ट ऑफ एसेट थी, इन दोनों में से जो कम है वही मेरी बिजनेस इनकम हो जाएगी। ठीक बात है। अब जरा मैं क्वेश्चन पे आता हूं। कहता है कि आर ने परचेज करी थी एसेट साइंटिफिक रिसर्च के लिए 15 लाख रुपए की, कब, प्रीवियस ईयर 16-17 में। कि 20,016 कौन सा ईयर होता है भाई? 2016-17 में आर ने एक साइंटिफिक रिसर्च के लिए एसेट खरीदी थी 15 लाख रुपए की। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं, 15 लाख रुपए की 16-17 में कोई एसेट खरीदी थी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस ईयर 24-25 में वो एसेट को यूज करना उसने बंद कर दिया साइंटिफिक रिसर्च के लिए। हो सकता है एसेट पुरानी हो गई हो भाई, 16-17 में खरीदी हमने, 5, 7, 8, 10 साल जितना यूज कर सकते थे यूज करा, अब हमें लगता है अब इस एसेट की जरूरत नहीं है और हमने उसको यूज करना बंद कर दिया। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो सबमिटेड टू यू। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस फ्रॉम बिफोर डेप्रिसिएशन, ये प्रीवियस ईयर 24-25 का प्रॉफिट है 5 लाख रुपए, अभी डेप्रिसिएशन वगैरह क्लेम नहीं करा है। और 24-25 के जो स्टार्टिंग में उस एसेट की डब्ल्यूडीवी थी ना, वो थी 10 लाख रुपए। अब जरा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में हमें इस एसेट के अलावा और किसी एसेट के बारे में कोई डिटेल गिवन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 16-17 में मैंने जो एसेट खरीदी थी ना, 16-17 में मैंने जो एसेट खरीदी थी 15 लाख रुपए की, इस एसेट की तो मैंने डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम कर ली होगी। तो ये डब्ल्यूडीवी किसकी है? डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट, ये कोई और भी एसेट होंगी उनकी ब्लॉक बचा होगा ना। इसका मतलब ये हुआ भाई डब्ल्यूडीवी ब्लॉक ऑफ एसेट 15% एज ऑन 1/4/2014, बाकी जो ब्लॉक ऑफ एसेट था वो 10 लाख रुपए था, इसकी तो मैंने डिडक्शन क्लेम करी, तो ब्लॉक का पार्ट ही नहीं। ध्यान से समझना पड़ेगा, मैंने फिर बता रहा हूं, इसकी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने पूरी डिडक्शन क्लेम कर ली होगी, ये तो कभी ब्लॉक का पार्ट बना ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ब्लॉक में इंक्लूड ही नहीं हुआ होगा। तो ये जो मेरे को ब्लॉक का पार्ट है, ये तो बाकी एसेट्स का होगा ना, ये तो बाकी और एसेट्स जो बची हुई उनके ब्लॉक का पार्ट बना होगा।
द असेट इफ यूज फॉर बिजनेस शैल बी एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन 15%। अगर बिजनेस के लिए यूज हुई होती असेट ये, तो 15% डेप्रिसिएशन मिलता है इस असेट को। कंप्यूट द टोटल इनकम इफ द साइंटिफिक रिसर्च असेट इज सोल्ड। 30 लाख रुपए की अगर ये असेट बिकती तो 30 लाख रुपए, मान लीजिए असेट बिक गई 30 लाख रुपए की, इट इज सोल्ड विदाउट यूजिंग फॉर बिजनेस। 30 लाख रुपए की असेट बिक गई विदाउट सोल्ड, विदाउट यूजिंग फॉर बिजनेस। अब बड़ा सिंपल सा मेरे पास क्वेश्चन है, 15 लाख की मैंने असेट खरीदी, 30 लाख रुपए में बेच दी। मेरे को तो सिंपल क्या 2-3 बात चाहिए, मुझे तो यहां पर 2-3 बात ही चाहिए। क्या चाहिए मुझे? एक तो चाहिए, बाकी मैं जरा रब कर देता हूं, बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं तो। मुझे तो यहां पे सिर्फ दो बातें चाहिए। मुझे एक चाहिए नेट सेल प्राइस। नेट सेल्स प्राइस कितना है? 30 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है? 15 लाख रुपए। यही बात है। विच एवरेज लेस? विच एवरेज लेस है 15 लाख रुपए। तो क्या 15 लाख रुपए मेरी बिजनेस इनकम हो गई? शैल बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन सच असेट इज सोल्ड। हाँ सर, 15 लाख रुपए मेरी क्या हो गई? बिजनेस इनकम हो गई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 15 लाख रुपए मेरी क्या हो गई? बिजनेस इनकम हो गई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। कहता है कि एनी एक्सेस ऑफ सेल प्राइस ओवर ओरिजिनल कॉस्ट शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कैपिटल गेन। ये तो शायद आपने पहले डेप्रिसिएशन वगैरह आपने पढ़ा है अगर कहीं पर, या आप क्लास वगैरह वीडियो देखे हो सकता है मैंने अपलोड करी हो, उसमें आपने देखा हो। अगर आपकी असेट की सेल प्राइस कॉस्ट से ज्यादा होती है, अगर आपकी असेट की सेल प्राइस कॉस्ट से भी ज्यादा होती है, तो वो डिफरेंस क्या होगा? कैपिटल गेन होगा। अब मैंने जो असेट बेची थी वो बेची थी 30 लाख रुपए की, 15 लाख की कॉस्ट से भी ज्यादा है, तो क्या 15 लाख रुपए का मेरा ये कैपिटल गेन नहीं होगा? ये तो कैपिटल गेन हो गया ना भाई। अभी पहले मैंने बिजनेस इनकम निकाली, सेल प्राइस था 30 लाख रुपए, कॉस्ट थी 15 लाख रुपए, तो 15 लाख तो मेरा आ गई बिजनेस इनकम, क्योंकि ये वो इनकम है जो मैंने पहले क्लेम कर ली थी, लेकिन अब मैंने असेट बेच दी है तो मैंने उसको वापस रिकवर कर लिया। और जो असेट की कॉस्ट से भी ज्यादा मेरे को जो वैल्यू मिली है, 15 लाख से ऊपर जो वैल्यू मिली है भाई, 30 लाख की सेल प्राइस को मैं दो जगह बाइफरकेट करूंगा। 30 लाख को मैं दो जगह बाइफरकेट करूंगा। एक तो अप टू कॉस्ट, अप टू जो कॉस्ट है वो तो मेरी बिजनेस इनकम आ गई। अप टू कॉस्ट मेरी बिजनेस इनकम आ गई। और ओवर कॉस्ट, सॉरी ओवर कॉस्ट, हाँ सॉरी ओवर कॉस्ट, ये मेरी क्या आ गई? कैपिटल गेन आ गया। तो अप टू कॉस्ट मेरा कितना था? 15 लाख रुपए। अप टू कॉस्ट था मेरा 15 लाख रुपए, ये मेरे बिजनेस इनकम आ गया। और ओवर कॉस्ट भी मेरा 15 लाख रुपए था, ये मेरा कैपिटल गेन आ गया। ओवर कॉस्ट भी 15 लाख रुपए था, ये मेरा कैपिटल गेन आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, वो क्वेश्चन कर लेते हैं जरा इसको अच्छे से। देखिए, बाकी इंफॉर्मेशन क्या है क्वेश्चन में? बिजनेस इनकम वगैरह है, कुछ इस पे डेप्रिसिएशन है, ब्लॉक ऑफ एसेट वगैरह चल रही थी। तो हमारी बिजनेस इनकम थी 5 लाख, 5 लाख लेस डेप्रिसिएशन वगैरह था। WDV जो थी 15% डेप्रिसिएशन था ऑन 10 लाख थी ना WDV, 10 लाख, ये मेरा आ गया 1.5 लाख, 3.5 लाख। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऑफ साइंटिफिक रिसर्च वाली असेट टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉस्ट, एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट कितना आएगा? टू द एक्सटेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट 15 लाख। कितना हो गया? 18,50,000। बाकी जो असेट है मेरी कॉस्ट ओवर, जो मुझे सेल प्राइस ओवर द कॉस्ट मिला है, या ओवर द कॉस्ट जो मेरे पास पैसा आया था वो कितना था, उसके लिए मेरा क्या है? कैपिटल गेन आएगा। कितना था? 30 लाख रुपए की सेल प्राइस थी, और लेस सेल कॉस्ट मेरी कितनी थी? 15 लाख रुपए।
अच्छा, अब ये मैंने एसेट खरीदी तो 16-17 में बेच रहा हूँ उसको 24-25 में से, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने पे मुझे इसका इंडेक्सेशन मिल गया था। इंडेक्सेशन इसका 24-25 डिवाइड बाय 16-17 जो भी इंडेक्सेशन होगा इसका 363 होगा 24-25 का, और 264 होगा 16-17 का। भाई होता है ना इंडेक्सेशन, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 24-25 प्रीवियस ईयर का लेना होगा, ये 16-17 ईयर का लेना होगा। तो ये जो आपका प्रीवियस ईयर का वैल्यू आ जाएगी 20-62,500। तो ये लेस कर देंगे इसमें से, लिखना पड़ेगा आ जाएगा 9,37,500, ये ए प्लस बी, तो टोटल जो इनकम आ जाएगी 3787 ए प्लस। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्यों हो गया? क्योंकि ओवर द अब भाई अप टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट तो मैंने यही चार्ज कर लिया, बाकी जो कॉस्ट से ऊपर था वो मेरा कैपिटल गेन हो गया, वो हमने यहां चार्ज कर लिया। ठीक है, ये वाला जो कॉस्ट वाला पोर्शन था वो हमने यहां डाल लिया, कॉस्ट से ऊपर वाला हमने कैपिटल गेन दिखा दी। तो इस तरह से हमने पहला वाला पार्ट अपना कंप्लीट करा। अब हम कह रहे हैं कि साहब अगर ये असेट, अब देखो ये दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं कह रहा हूं कि ये असेट अगर सोल्ड हुई होती आफ्टर बीन यूज्ड फॉर बिजनेस, अभी तो मैं कह रहा कि बिजनेस में यूज नहीं हुई होती, अब मैं कह रहा हूं अगर बिजनेस में यूज हुई होती तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच असेट, तो अब ये क्या ब्लॉक का पार्ट बनी होती? अगर ये बिजनेस में मैंने इसको यूज करा होता इस असेट को, तो क्या मेरे ब्लॉक का पार्ट बन गई होती? तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच असेट टू बी इंक्लूड इन द रेलिवेंट ब्लॉक ऑफ असेट शैल बी टेकन एज अ नील। नील क्यों लेते? नील क्यों लेते? एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 43(1) पेज नंबर 85 पे अगर मैं जाऊं अपने मॉड्यूल के, देखिए एसेट यूज इन बिजनेस आफ्टर इट सीज टू बी यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अब साइंटिफिक रिसर्च में यूज नहीं हो रही एसेट और अब बिजनेस में यूज होने लगी है, तो ऐसी एसेट की एक्चुअल कॉस्ट टू द एसेट लेस डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 35, 15 लाख, हमारे केस में 15 लाख की एसेट पूरी की पूरी डिडक्शन मिल गई, तो इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? नोशनल एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? इट विल बी नील। हमारी एक्चुअल कॉस्ट नील होगी। क्यों नील होगी? क्योंकि इसकी सारी की सारी एक्चुअल कॉस्ट हम डिडक्शन क्लेम कर चुके हैं। तो एक्सप्लेनेशन क्या? एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 43(1), एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 43(1) के अकॉर्डिंग ऐसी असेट को जब हम सीज टू यूज करते हैं, बंद कर देते हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, और अब वो ब्लॉक ऑफ द असेट का पार्ट बन रही है क्योंकि हम किसी और बिजनेस में उसको यूज कर रहे हैं, तो ब्लॉक का पार्ट बन जाएगी क्योंकि बाकी तरह की असेट की तरह यूज होगी, तो अब उसके असेट की कॉस्ट क्या हो जाएगी? नील। नील वो एज अ ब्लॉक में ऐड हो जाएगी। तो इसकी हम इसको बाकी ब्लॉक में ऐड करेंगे नील पे। यहां पे भी यही बात लिखी हुई है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सच एसेट टू बी इंक्लूड इन द रेलिवेंट ब्लॉक ऑफ एसेट शैल बी टेकन एज नील। If such asset is sold later, the money payable shall be deductible from block in which such asset was earlier included. अब जैसे हम ब्लॉक में बात करते हैं, भाई अब ये एसेट मेरी ब्लॉक का पार्ट बन गई है, जैसे बाकी ब्लॉक हम बेचते हैं वैसे इसको भी बेचना पड़ेगा। अब ब्लॉक का पार्ट बन गई है, नील पे पार्ट बन गई है, अब सारा एसेट जो बेच रहे हो बेच के खत्म कर दो, क्या दिक्कत है? तो कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे। चलिए अब हम जैसे ब्लॉक का ट्रीटमेंट करते हैं वैसे भी इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारा दूसरा वाला पार्ट कहता है कि इन केस it is sold after using for business, it is sold after being used for business। अब ये बिजनेस में यूज हुई है। अब अगर ये बिजनेस में यूज हुई है तो देखिए हम क्या काम करेंगे। अगर ये बिजनेस में यूज हुई होती, देखिए अगर ये बिजनेस में यूज हुई होती तो हमारे पास जो WDV हमें गिवन थी एज ऑन 1/4/2024 को, मेरे पास ऑलरेडी WDV कितनी थी? 10 लाख की।
उसके बाद मैं ऐड करूं साइंटिफिक रिसर्च असेट, में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, प्लीज इसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को नहीं लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में मैं यहीं पे लिख रहा हूं, साइंटिफिक रिसर्च असेट पुट टू यूज। इसकी मैं कॉस्ट क्या लूंगा? निल। क्यों लूंगा निल? एक्सप्लेनेशन 1 to सेक्शन 43(1), ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च असेट पुट टू यूज। भाई मैंने बताया ना कि अब ये एसेट हमने कहीं, अब इस बिजनेस में कहीं और यूज नहीं, सीधा हम बिजनेस में इसको यूज कर रहे हैं, तो अब ये ब्लॉक का पार्ट बन जाएगी। तो इसको एक्चुअल कॉस्ट में हम क्या कॉस्ट होगी इसकी निल है, क्योंकि ऑलरेडी हम डिडक्शन क्लेम कर चुके हैं। तो मेरे जो ब्लॉक का वैल्यू आई वो है 10 लाख रुपए। अब मैंने कह दिया कि भैया ये जो मैंने एसेट ऐड करी ना, इसको मैंने उठा के सेल कर दिया, सेल प्राइस कर दिया, सेल मैंने करा है इसको 30 लाख रुपए में। अब मेरे जब ब्लॉक की वैल्यू ही 10 लाख रुपए, अगर आपने डेप्रिसिएशन वाला प्रोविजंस पढ़े हैं, अगर आपने डेप्रिसिएशन के प्रोविजंस पढ़े हैं, तो जितनी मेरी डब्ल्यूडीवी होती है उससे ज्यादा तो मैं सेल प्राइस रख ही नहीं सकता यहां पर, क्योंकि मेरा डब्ल्यूडीवी तो नील हो जाएगा। अब ये डब्ल्यूडीवी तो ये मेरा नील हो गया, क्योंकि भाई सेल प्राइस मेरा 30 लाख था, मेरे डब्ल्यूडीवी 10 लाख है, तो 20 लाख मेरा नेगेटिव में थोड़ा डब्ल्यूडीवी चला जाएगा, तो डब्ल्यूडीवी तो मुझे 20 लाख रुपए करना पड़ेगा। लेकिन जो बैलेंस मेरा 20 लाख रुपए बचा, ये जो मेरे बैलेंस 20 लाख रुपए बचे, ये जो मेरे बैलेंस 20 लाख रुपए बचे, क्योंकि मेरा ब्लॉक ही 10 लाख का था, 10 लाख के ब्लॉक में मैंने इस एसेट को ऐड कर दिया, निल कॉस्ट पे मैंने ऐड करा, ब्लॉक ही मेरा कुछ नहीं बचा, मैंने सारा उठाकर बेच दिया है, 20 लाख रुपए की मेरी अभी भी वैल्यू बची है। ये बैलेंस 20 लाख रुपए क्या होगा? कैपिटल गेन होगा। ये मेरा क्या होगा? कैपिटल गेन होगा। ये क्या होगा? कैपिटल गेन होगा 20 लाख रुपए। अच्छा, अब ये कैपिटल गेन 20 लाख रुपए होगा। हाँ जी साहब, बिल्कुल 20 लाख रुपए मेरा कैपिटल गेन होगा। ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा? लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा? अभी हमने पहले वाले पार्ट में तो मेरा लॉन्ग टर्म होगा, 16-17 में एसेट खरीदी थी, 24-25 में ये लॉन्ग टर्म होगा, मैंने इंडेक्सेशन कर दिया। इस वाले केस में ये एसेट मेरी ब्लॉक का पार्ट बनी। हमने पढ़ा है कि ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ब्लॉक का था 10 लाख रुपए, इस एसेट को हमने ऐड करा 10 लाख रुपए, निल कॉस्ट पे हमने ये एसेट ऐड करी, डब्ल्यूडीवी मेरी ब्लॉक की आई 10 लाख रुपए, मैंने एसेट को बेच दिया 30 लाख रुपए में, तो 10 लाख रुपए तक तो सेल प्राइस था, क्योंकि टू द एक्सटेंट कि 10 लाख रुपए मेरी वैल्यू थी, तो डब्ल्यूडीवी मेरी नील आ गई। डेप्रिसिएशन तो अब लगेगा ही नहीं, क्योंकि नील है मेरा डब्ल्यूडीवी। बैलेंस मेरा जो एक्सेस था डब्ल्यूडीवी से, वो मेरा कैपिटल गेन हुआ। अब ये कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होगा लॉन्ग टर्म होगा? आई एम नॉट श्योर, आपने प्रोविजन पढ़े ही नहीं पढ़े, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये देखिए, पढ़िए इस प्रोविजन को, पार्ट ऑफ द ब्लॉक जो भेजा है, ये देखिए, वेयर अ पार्ट ऑफ अ ब्लॉक इज सोल्ड। पार्ट हमारे डब्ल्यूबी 10 लाख था, प्लस हमने मशीनरी ऐड करी, हमारा एक्चुअली में ना असेट अभी भी बची हुई है हमारा, लेकिन बस ये है डब्ल्यूडीबी नील है, लेकिन हमने अपनी पूरा ब्लॉक अभी सेल नहीं करा, हमने सिर्फ अपनी उस साइंटिफिक रिसर्च वाली असेट को सेल करा, लेकिन बाकी ब्लॉक तो अभी भी बचा हुआ है ना हमारा। वेयर अ पार्ट ऑफ द ब्लॉक इज सोल्ड, पार्ट ऑफ द ब्लॉक इज सोल्ड, पार्ट ऑफ द ब्लॉक इसलिए सोल्ड हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा डब्ल्यूडीबी ओपनिंग वाला बचा है, लेकिन हमने साइंटिफिक रिसर्च असेट बेच दी है। एंड द सेल कंसिडरेशन ऑफ द असेट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ द ब्लॉक, where part of the block is transferred and sale consideration of any asset sold, discarded, demolished, destroyed is equal to exceed aggregate of opening WDV of the block, cost of asset acquired in the previous year, WDV of such block shall be reduced to nil. हाँ जी nil. No depreciation will be allowed. हाँ जी no depreciation will be allowed. Irrespective of the fact certain asset still exists. Still exist. हाँ जी still exist, क्योंकि ओपनिंग जो WDV जो 10 लाख था वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। बेशक अभी हमने 30 लाख रुपए जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट है वो ज्यादा है, लेकिन हमारा डब्ल्यूडीवी ब्लॉक स्टिल एग्जिस्ट करता है, स्टिल एग्जिस्ट इन द ब्लॉक। सेल प्राइस इज ग्रेटर देन ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 10 लाख, ये सेल प्राइस था हमारा क्वेश्चन में 30 लाख रुपए, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी था 10 लाख रुपए, ये एक्सीड करता है, देन सच एक्सेस शैल बी ट्रीटेड एज हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसलिए हमारे वाले केस में जो हमारा कैपिटल गेन होगा वो हमेशा कौन सा होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल
गेन होगा, लॉन्ग टर्म नहीं होगा, ये शॉर्ट टर्म होगा। पहले वाले में लॉन्ग टर्म इसलिए था क्योंकि हमने असेट को ब्लॉक का पार्ट ही नहीं बनाया था, वो असेट हमारी एकदम सेपरेट चल रही थी, हमें पता था 16-17 में खरीदा है, 24-25 में बेच दिया है, लेकिन अब ये असेट मेरी ब्लॉक का पार्ट बन गई है, अब वो ब्लॉक में मर्ज हो गई है, अब मुझे ब्लॉक के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और जब वो ब्लॉक का पार्ट बन गई, क्योंकि मेरा ब्लॉक अभी भी एग्जिस्ट करता है, बेशक मेरी WDV नील हो गई लेकिन ब्लॉक मेरा अभी भी एग्जिस्ट करता है, और अभी कैरी फॉरवर्ड होगा ब्लॉक नेक्स्ट ईयर नील वैल्यू पे, अभी भी ये 0 वैल्यू पे, नील वैल्यू पे कैलकुलेट होगा वो। तो इस तरह से ये मेरे कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इस केस में मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20 लाख रुपए का आएगा, राइट। तो ये मेरे दोनों क्वेश्चन होते हैं, दोनों पॉइंट होते हैं क्वेश्चन के कंप्लीट। तो जब हमारी होती है सेल ऑफ एन एसेट यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, तो दो केस हो सकते हैं, या तो उसको बिजनेस में यूज करा हो या हमने बिजनेस में उसको यूज नहीं करा हो, तो दोनों केस हमने यहां पे इसको कवर कर लिए। चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट है अनअब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। ये क्या है? देखिए कई बार क्या होता है, बल्कि इस पॉइंट को ना ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आपको ये पॉइंट तब से ज्यादा समझ में आएगा। अनएब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है कि बिजनेस इनकम ऑफ आर लिमिटेड बिफोर अलाउइंग एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 इज 2.5 लाख रुपए, मतलब बिजनेस इनकम 2.5 लाख रुपए की थी उनकी, कोई दिक्कत नहीं है, सब 2.5 लाख रुपए की बिजनेस इनकम है। कंपनी ने फॉलोइंग एक्सपेंडिचर भी करे हैं, कौन कौन से एक्सपेंडिचर करे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 2,60,000 रुपए की, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है 5 लाख रुपए के। कंप्यूट द डिडक्शन अवेलेबल ऑन अकाउंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एज्यूमिंग द कंपनी डज नॉट हैव एनी अदर इनकम। अच्छा जी, ठीक बात है। अब एक प्रॉब्लम देखिए यहां पर क्या है, कहता है कि मेरी बिजनेस इनकम है 2.5 लाख रुपए की, इस 2.5 लाख रुपए में से मैं अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को घटा दूं अगर, तो मेरा जो बिजनेस लॉस है वो हो जाता है 10 लाख रुपए, 10,000 रुपए, जो मेरा बिजनेस लॉस है वो हो जाता है 10,000 रुपए। लेकिन मेरे पास तो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर 5 लाख रुपए के बचे हैं, मैं इसका क्या करूं, इसको मैं कहां इस पे सर मारूं जाके अपना, 5 लाख रुपए में कहां इसको एडजस्ट करूं। हमने कहा रुको, यही तो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेके आए हैं तुम्हारे लिए भाई। एसएससी तो कह रहा है कि गवर्नमेंट आपने तो कह दिया कि 5 लाख रुपए अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर घटा दो, यहां पे तो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर घटाने की नौबत ही नहीं आ रही, क्या मैं 5 लाख रुपए यहां पे और घटा लूं और 5,10,000 रुपए का लॉस दिखा दूं और इसको कैरी फॉरवर्ड कर लूं, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो। हमने कहा रुको भाई सब्र करो, हमें ये नहीं कह रहे, हम देखो हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च कैन नॉट बी क्लेम एज डिडक्शन ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ बिजनेस प्रॉफिट, द बैलेंस इज नोन एज अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसका ट्रीटमेंट शैल बी सेम एज इन केस ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। जैसे अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, मतलब सेट ऑफ करना, करंट ईयर सेट ऑफ करने के बाद इसको कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हो। अब अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का कैसे ट्रीटमेंट करते हो वो हमने अलग वीडियो में कवर अप कर रखा है। तो जैसे हमने अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट करा जाता है, बिल्कुल अनएब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इस केस में कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 5 लाख शैल बी कैरी फॉरवर्ड as unabsorbed capital expenditure in same manner as unabsorbed depreciation। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सी बात थी जो हमने फटाफट से पढ़ के खत्म कर ली। चलिए जी, अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पे।